नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ के अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को लेकर है। अस्त्र मार्क 3 जिसको अभी गांडीव का कोड नेम दिया गया, भारत के लिए गेम चेंजर वीवीआर मिसाइल बनने जा रहा है। ये मिसाइल रिपोर्टेडली 340 किलोमीटर तक की एंगेजमेंट रेंज के साथ आने वाली है, जो कि अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 के मुकाबले एक मैसिव अपग्रेड होने वाली है। अस्त्र मार्क 3 में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मिसाइल को सस्टेन्ड सुपरसोनिक स्पीड और लॉन्गर रेंज को हासिल करने में मदद करने वाला है। इस मिसाइल को मेनली हाई वैल्यू एनिमी टारगेट जैसे कि अवेक्स और रिफिलिंग टैंकर को सेफ स्टैंड अप डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय करने के लिए डिप्लॉय किया जाने वाला, लेकिन इसको फाइटर साइज टारगेट के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि जैसे जैसे मिसाइल का रेंज इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे ही एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आने लगा है, और वो एक्यूरेट टारगेट आइडेंटिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सूफिंग जैसे सिस्टम होने वाली है। अब लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के दौरान दुश्मन के पास काफी समय होता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करके मिसाइल की सीकर को जैम करने की कोशिश करते हैं, या फिर फॉल्स टारगेट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे मिसाइल गलत टारगेट को लॉक कर लेता है या फिर अपनी लॉक को वहां पे खो देता है, जिस वजह से सिर्फ ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने से ही मिसाइल बेहतर नहीं बनने वाला है, बल्कि इसका एक्यूरेट होना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इसी चैलेंज को टैकल करने के लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से अस्त्र मार्क 3 की सीकर में कुछ मेजर अपग्रेड करने की बात किया जा रहा है, और इसमें अभी एआई बेस्ड आईएफएफ यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फॉर सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। ये एक एडवांस फीचर होने वाला है, जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, रडार सिग्नेचर, फ्लाइट पाथ और एमिशन पैटर्न के बेस पर टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाने वाला है, जिससे दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क को करना पॉसिबल होने वाला है। यानी कि अगर हमारे फ्रेंडली एयरक्राफ्ट में आईएफएफ सिस्टम मौजूद नहीं भी है, तभी उनकी फ्लाइट पाथ और रडार सिग्नेचर और एमिशन पैटर्न को बेस करके पता कर सकता है कि टारगेट में दोस्त कौन है फिर दुश्मन कौन है। कुल मिलाकर ये मिसाइल खुद सोच सकता है कि किसको एंगेज करना है या फिर किसको एंगेज नहीं करना है, जो कि फॉग ऑफ वॉर कंडीशन में काफी क्रूशियल होने वाला है। अभी अस्त्र मार्क 3 के लिए डीआरडीओ की तरफ से गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एएसआर सीकर को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि हाई स्पीड प्रिसिशन और हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग को प्रोवाइड करने वाला है। ये सीकर एआई सिस्टम के साथ मिलकर डिकॉय और स्पूफिंग सिग्नल को आइडेंटिफाई करके करेक्ट टारगेट को लॉक करने में मदद करने वाला, और रिसेंटली किए गए ट्रायल के दौरान इसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टेस्ट किया गया है। अगला अपडेट जोरावर लाइट टैंक और उसके इंडिजिनस 105 mm स्टैंडर्ड की FSA-PDS अम्युनिशन को लेकर है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी एआरडी की तरफ से जोरावर टैंक के लिए 105 mm स्टैंडर्ड की फिन स्टेबलाइज आर्मर प्रेसिंग डिस्कार्डिंग सबोथ यानी FSA-PDS राउंड को डेवलप किया गया है। ये स्टेप भारत के लिए एक बड़ी स्टेप माना जा रहा है, जो कि फ्यूचर में इन टैंक्स के लिए इंपोर्टेड एमुनेशन डिपेंडेंसी को कम करने में मदद करने वाला है। इन FSA-PDS एमुनेशन में टंगस्टन कार्बाइड पेनिट्रेटर के साथ एल्यूमिनियम सबूत का इस्तेमाल किया जाने वाला है, और ये 500 mm से 600 mm तक की आरएचए आर्मर को 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर पेनिट्रेट करने में कैपेबल होने वाला है। मतलब ये एमुनेशन किसी भी लाइट टैंक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, साथ ही किसी भी हेवीली आर्मर्ड मॉडर्न मेन बैटल टैंक की फ्रंटल आर्मर को काफी सीरियस डैमेज दे सकता है। अभी फिलहाल भारत की तरफ से जितने भी टैंक्स को ऑपरेट किया जा रहा है, उन सभी में 120 mm से लेके 125 mm स्टैंडर्ड की एमुनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी मेनली हमारी जो एमुनेशन स्टॉक पाइल है वो 120 mm से लेके 125 mm स्टैंडर्ड की एमुनेशन होने वाली, जिस वजह से इनको जोरावर टैंक में इस्तेमाल नहीं किया सकता, क्योंकि जोरावर टैंक में 105 mm स्टैंडर्ड की मेन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से जोरावर टैंक को एक्वायर करने के बाद उनमें इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कोई भी 105 mm स्टैंडर्ड की FSA-PDS एमुनेशन मौजूद नहीं होने वाली, जिनको अभी हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि फिलहाल अभी हम इस कैटेगरी के एमुनेशन को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, क्योंकि इससे पहले हम जिन टैंक का इस्तेमाल कर रहे थे वो इस कैटेगरी के एमुनेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे कि एआरडी की तरफ से जोरावर टैंक के लिए स्पेशली FSA-PDS राउंड को डेवलप किया जा रहा है, तो आगे चल के इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अभी दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक एआरडी की तरफ से पुणे में इन एमुनेशन की प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जा रहा है, और इनका पायलट प्रोडक्शन टारगेट 2026 के आसपास रखा गया। प्राइवेट फर्म जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और मुनीशन इंडिया लिमिटेड को अभी इन एमुनेशन को मैन्युफैक्चर करने के लिए सिलेक्ट किया गया, और इनका यूनिट कॉस्ट अभी लगभग 5 से 7 लाख पर राउंड तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। आर्मी की तरफ से 2030 के आसपास 350 के आसपास जोरावर टैंक को अपने सर्विस में शामिल करने का टारगेट रखा गया है, और तब तक इन एमुनेशन की मास प्रोडक्शन को भी स्केल अप करने का प्रिपरेशन किया जा रहा है।
अगला अपडेट नाग मार्क 2 और उसकी नेक्स्ट जनरेशन लेजर होमिंग वेरिएंट को लेकर है। दोस्तों रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया गया था और इस रिसेंट फील्ड ट्रायल में मिसाइल ने बहुत ही इंप्रेसिव रिजल्ट को शोकेस किया था। इससे पहले जनवरी 2025 में किए गए ट्रायल के दौरान 10 किलोमीटर तक के टारगेट को नाग मिसाइल की तरफ से एक्यूरेटली हिट किया गया था और अभी डीआरडीओ की तरफ से सक्सेस के बाद नाग मिसाइल की लेजर होमिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेरिएंट को डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है, जिससे लाइन ऑफ साइट की लिमिटेशन को तोड़कर 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से टारगेट को एंगेज करना संभव होने वाला है। और सेम मिसाइल को अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है तो ये 30 किलोमीटर तक की दूरी से भी टारगेट को एंगेज करने में सक्षम होने वाला है। ये इवोल्यूशन सैंट यानी स्टैंड अप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बेस करके बनाया जा रहा है और डायरेक्टली इसको हेलिना मिसाइल से डिराइव किया गया और अभी ये 15 से 20 किलोमीटर तक की रेंज के साथ मिलीमीटर वेव सीकर, इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर और लेजर डेजिग्नेशन ऑप्शन के साथ ऑल वेदर कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है। इसमें मिड कोर्स करेक्शन के लिए फाइबर ऑप्टिक गायरो और डुअल स्टेज सॉलिड मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी सैंड मिसाइल के इंडक्शन 2026 के आसपास करने का टारगेट रखा जा रहा है। अब इसकी लेजर होमिंग वेरिएंट के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन सैंड मिसाइल जीपीएस डिनाइड रेजिलियंस और सेमी एक्टिव लेजर गाइडेंस के साथ आने वाली है, जिससे ड्रोन और ग्राउंड डेजिग्नेटर के जरिए भी प्रिसिशन स्ट्राइक करने में सक्षम होने वाला है। यह आर्किटेक्चर मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट में भी काफी इफेक्टिव बनने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल पर जैमिंग का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। इसकी एरियल वेरिएंट के बारे में बात करें जो कि टॉप अटैक कैपेबिलिटी के साथ हमारे अपाचे और एलसी जैसे हेलीकॉप्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला, जो कि उनको 30 किलोमीटर के आसपास की दूरी से ही दुश्मन की आर्मर्ड यूनिट के खिलाफ एंगेज होने की कैपेबिलिटी देने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक यानी एलपीडी प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों इंडियन नेवी का ब्लू वाटर डोमिनेंस का सपना अब एक और नए लेवल पर पहुंचने जा रहा है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी हाल ही में ही 4 नए एलपीडी वेसल को खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू कर दिया गया, जिसका टोटल कॉस्ट करीब 33,000 करोड़ के आसपास होने वाली है। ये एम्फीबियस वॉरशिप ट्रूप और टैंक ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होने वाले, बल्कि प्रोपल्शन रिवोल्यूशन लेके आने वाले, जिसमें पहली बार किसी इंडियन वॉरशिप में रोल्स रॉयस की MT-30 गैस टर्बाइन बेस्ड इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। MT-30 बेसिकली रोल्स रॉयस के ट्रेंट 800 एरो इंजन का एक डेरिवेटिव वेरिएंट है, जो कि यूनाइटेड स्टेट नेवी के USS फ्रीडम और यूके के HMS क्वीन एलिजाबेथ में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह टर्बाइन 40 मेगावाट पर यूनिट तक पावर को जनरेट कर सकता है और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के साथ शिप को साइलेंट, एफिशिएंट और स्टेल्थी मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है और साथ ही नॉर्मल प्रोपल्शन सिस्टम के मुकाबले 20% के आसपास बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी को डिलीवर करने वाला है। मई 2025 में HAL और रोल्स रॉयस के बीच इसको लेकर MOU को साइन किया गया है, जिसमें इन टरबाइन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग की बात की गई है। अभी इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले हर एलपीडी वेसल की लेंथ करीब 220 मीटर, डिस्प्लेसमेंट करीब 29,000 टन और कैपेसिटी लगभग 900 के आसपास 230 टैंक को ले जाने के लिए होने वाली। ये सिर्फ लैंडिंग क्राफ्ट के अलावा 12 हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेट करने में सक्षम होने वाली, जिसमें चिनोक जैसे हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर मौजूद होने वाली है। इसमें फुल फंक्शन रडार, एयर सर्वेलेंस सिस्टम और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, ताकि ये एम्फीबियस ऑपरेशन के अलावा जरूरत पड़ने पर ह्यूमैनिटेरियन मिशन और अनमेन्ड व्हीकल के लिए कमांड नोड के तौर पर काम करने वाले हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी लाइकली एलएनटी के कटुआपल्ली यार्ड को या फिर मजगांव डॉक लिमिटेड को सिलेक्ट किया जाने वाला है, जहां पर इन वेसल को आगे चल के बनाया जाने वाला और इसमें मिनिमम अभी 60% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल करने का टारगेट रखा जा रहा है। इनकी कील लेइंग को 2027 तक स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है और सभी वेसल को 2032 से 2035 के बीच नेवी में इंडक्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट प्रवेग डायनामिक की टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल वीर को लेकर है। दोस्तों बेंगलुरु की डीप टेक कंपनी प्रवेग डायनामिक की तरफ से भी अपना नियर प्रोडक्शन रेडी वीर ETA-TV को शोकेस किया गया। ये दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल होने वाला है, जिसको अभी इंडियन आर्मी की तरफ से टेस्ट किया जा रहा है और कंपनी की तरफ से अभी आर्मी ग्रेड टेस्टिंग को पहले से मार्च 2025 में सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है। वीर का डिजाइन काफी हद तक स्टेल्थ ओरिएंटेड रखा गया, जिसमें एंगुलर लो प्रोफाइल बॉडी, मैट 10 कैमोफ्लेज और रिड्यूस रडार सिग्नेचर और थर्मल सिग्नेचर को ध्यान में रखकर इसको डिजाइन किया गया है। इसमें डुअल इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका कंबाइंड टॉर्क लगभग 620 न्यूटन मीटर के आसपास होने वाली और ये लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की टॉप स्पीड को भी हासिल करने वाला है। इसके अलावा मिलिट्री व्हीकल होने के बावजूद भी या आर्मर्ड व्हीकल होने के बावजूद भी ये 0 to 100 की स्पीड को बस 6.1 सेकंड के अंदर अचीव कर सकता है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से इसका कोई भी नॉइज वहां पे नहीं होने वाला, जो कि कॉबट ऑपरेशन में बहुत ही काम आने की उम्मीद किया जा रहा है।
कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये व्हीकल सिंगल चार्ज पे 500 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करने वाला है और ये 0 to 80% तक 30 मिनट के अंदर ही चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा इस व्हीकल में मॉड्यूलर आर्मर किट, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, रोल बार, स्टरेट माउंटिंग पॉइंट और ऑप्शनल डोर पैनल दिए जाने वाले, जो कि आर्मी की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किए जा सकते हैं। और इनमें डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट और वेपन सिस्टम को भी ऐड किया जा सकता है और इसमें ड्रोन और लॉटरिक मुनिशन को भी इंटीग्रेट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।